नमस्कार, मेरा नाम है मंथन चौहान और आप देख रहे हैं नवभारत नई आवाज़। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत की आरएसएस और नेपाल के एचएसएस के बीच उन गहरे रिश्तों की कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदुत्व की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, ऐतिहासिक विवाद और नेपाल में हो रहे बड़े बदलाव, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको चौंका भी सकती है और सोचने पर मजबूर भी कर सकती है। नेपाल, जो कभी हिंदू राष्ट्र कहलाता था, आज भी हिंदुत्व की राजनीति का एक बड़ा मैदान है। नेपाल में इस राजनीति को आगे बढ़ाने में सबसे सक्रिय संगठन है हिंदू स्वयंसेवक संघ यानी एचएसएस। ये संगठन सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कई देशों में भी एचएसएस के नेटवर्क सक्रिय हैं। दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस और एचएसएस की अपनी वेबसाइट पर अपने रिश्तों का जिक्र बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। कार्यक्रमों, विचारधाराओं और रणनीतियों में दोनों संगठनों का जुड़ाव साफ नजर आता है। फरवरी 2023 में नेपाल के जनकपुर में हिंदू स्वयंसेवक संघ के कार्यालय का दौरा किया गया। वहां के कार्यवाहक रंजीत शाह से मुलाकात के दौरान एक रोचक बात सामने आई। वहां के दफ्तर की दीवार पर आरएसएस के संस्थापक केशव बालीराम हेडेक्वर और माधव सदाशिवराव गोवलकर की तस्वीरें लगी थीं। जब रंजीत शाह से पूछा गया कि क्या ये ही आपके आदर्श हैं, तो उन्होंने साफ कहा, मैं एक स्वयंसेवक हूँ, भला इनके सिवा हमारा आदर्श और कौन हो सकता है। रंजीत शाह के मुताबिक नेपाल में एचएसएस के 12 संगठन सक्रिय हैं जो नेपाल के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के लगभग हर पहलू पर काम करते हैं। एक दिलचस्प सवाल ये उठता है, जब भारत में इसे आरएसएस कहा जाता है तो विदेशों में और नेपाल जैसे देश में इसका नाम एचएसएस क्यों है। इसका जवाब मिलता है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वॉल्टर एंडरसन और पत्रकार श्रीधर डी दामले की किताब द आरएसएस अ व्यू टू द इनसाइड से। किताब के मुताबिक आरएसएस विदेशी शाखाओं के लिए एचएसएस यानी हिंदू स्वयंसेवक संघ का नाम इसलिए चुना क्योंकि राष्ट्रीय शब्द इसे एक खास भूगोल तक सीमित कर देता है, यानी एचएसएस को एक ग्लोबल पहचान देने के लिए ही इसका नाम अलग रखा गया। मोदी सरकार की विदेशों में बढ़ती पकड़ के पीछे एचएसएस का बड़ा योगदान है। हालांकि कानूनी मामलों और प्रशासनिक नीतियों में हर देश का एचएसएस स्वतंत्र रूप से काम करता है, लेकिन आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक वहां पर सीधे तौर पर उनकी रणनीतियां तय करते हैं। यानी भले नाम अलग हो, पर विचारधारा और संचालन एक ही है। नेपाल और भारत के रिश्तों में धार्मिक राजनीति की भी एक अहम भूमिका है। 2008 में नेपाल की राजशाही खत्म होने के बाद पुष्पकमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री बने। 2009 में उनकी सरकार ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में भारतीय पुजारियों की जगह नेपाली पुजारियों की नियुक्ति कर दी। इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब भारतीय पुजारियों की जगह नेपाली पुजारियों को मौका दिया गया। इस घटना ने भारत और नेपाल के बीच हिंदू राजनीति के समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया। आरएसएस की नेपाल में बढ़ती सक्रियता कोई बड़ी बात नहीं है। 1960 में नेपालगंज में हुए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपों पर नेपाल की संसद में बड़ा हंगामा हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री बीपी कोइराला ने सीधे आरएसएस से जुड़े संगठनों पर सख्त कार्रवाई की थी। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिनमें नारायण इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल श्यामलाल पांडे भी शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि बीपी कोइराला, जिन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, जेल भी गए थे, लेकिन आरएसएस ने उस समय भारत जोड़ो आंदोलन से खुद को अलग रखा था। यही बात नेपाल की राजनीति में आरएसएस को लेकर हमेशा से संदेह पैदा करती है। भारत के आरएसएस और नेपाल के एचएसएस के बीच के रिश्ते बेहद गहरे हैं, चाहे वो हिंदुत्व की राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क हो, पशुपतिनाथ मंदिर का विवाद हो या फिर 1960 का आरएसएस पर लगाया गया आरोप। हर जगह ये संगठन किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। नेपाल की राजनीति में आरएसएस का प्रभाव भविष्य में और भी बढ़ सकता है, लेकिन ये असर नेपाल की संप्रभुता और स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के लिए क्या मायने रखता है, ये सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को